औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। C4 न्यूज़ के देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान बिशारत हुसैन का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम गुजरांवाला में होने वाली एक बहुत बड़ी एक्टिविटी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के इस शाम में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं वो हमेशा से चैम्बर की हर एक्टिविटी में एक्टिव रहे, हम उन्हें देखते रहे, उन मुतहर्रिक रहे, और अभी जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं उन्होंने एक ऐसा ग्रुप जो है, मजबूत ग्रुप, वो सामने लेके आए हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। गुजरांवाला के नामवर बिजनेसमैन हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में बोलते हैं और उनके ख़यालात बड़े खूबसूरत हैं। आप मिलेंगे, आप भी यकीनन खुश होंगे और इनसे जो हमारी तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात आज की शख्सियत से करवाऊंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ग्रुप, जो नया ग्रुप फॉर्म किया है और जो बड़े जिनके मकासद बहुत बुलंद हैं, वो आगे आए हैं और उसी ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। वो है फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप और बड़ी ही प्यारी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब अता फरीद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। जी अता फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। हाँ, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन हो रहा है, आगे भी इलेक्शन होते हैं। मेरा ख़्याल है कि तकरीबन कई सालों से चैम्बर के इलेक्शंस होते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं अपनी कारकर्दगी की बिना पर या अपने लिंक्स, अपने ताल्लुकात की बिना पर यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। आपका जो ग्रुप इस वक्त, जिस ग्रुप में आप हैं, ये एक नया ग्रुप बना और आपने एक स्लोगन लेके आए हैं कि हमने सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए हमें। तो इसके पीछे, इसके पसे पर्दा क्या चीज़ें हैं, क्यों आपने ये नारा लगाया और इसके पीछे क्या चीज़ थी कि आपने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन चाहिए? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि जी मेरा क्योंकि ताल्लुक़ मेटल इंडस्ट्री से है और मैं अरसा 20 साल से मेटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। हमने अपनी मेटल इंडस्ट्री, आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि गुजरांवाला अपनी मेटल इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है। कराची से खैबर तक गुजरांवाला जो है वो मेटल के हवाले से सर फ़हरिस्त है। बहुत बड़ी मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से कोशिश की, अल्लाह ताला का ये हम पे करम है कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया। अपनी मसाइल, अपनी कम्युनिटी के मसाइल, चाहे वो FBR के इश्यूज़ हों, वो सोशल सिक्योरिटी के हों, वो इन्वायरमेंट के हों, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है वो पेश रही। 2 साल पहले हमने बाकायदा जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला में, GCCI में, हमने जो है वो इस दूसरे ग्रुप जो हमारे जो साबका लीडरान थे उनकी दावत पे हमने ज्वाइन किया और मकसद हमारा ये था कि जो हम काम 18 साल से अपनी मेटल मार्केट के लिए करते रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। हम उनसे मुंसलिक हुए। लास्ट ईयर उसमें हमारे बड़े प्यारे भाई जो हमारे साथ अब हैं, मेरे साथ इस ग्रुप में, साबका सदर आसिम अनीस साहब, वो प्रेसिडेंट हुए। हम उनके साथ थे। हमने कोशिश की मामलात को आगे चलाने की, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम कुछ करने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का जब भी कोई इरादा रखते, तो हमें आगे से रेजिस्टेंस शो होती बेसिकली, और हमें उस वजूहात का पहले तो सही इल्म नहीं हो सका कि ये तो इदारा है बेसिकली कारोबारी लोगों का, एक इंतहाई मोतबर और मुक़द्दस इदारा है। और मुक़द्दस, मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं मुक़द्दस क्यों, तो हर वो इदारा जिसमें लोगों की फ़लाह के लिए काम हो वो एक मुक़द्दस इदारा है। और मोतबर इस सेंस में मैं कहता हूँ कि जो है, या ये इसकी गवर्नमेंट में जो है इसकी रिकॉग्नाइजेशन है, इसको सराहा जाता है, सरकारी हलकों में इसकी सुनी जाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ये इदारा अरसा 40 साल से जो है वो ऐसे इजारादारों के और ऐसे सियासी लोगों के कब्ज़े में रहा है जो बेसिकली अपने इस इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें। हमने कोशिश की
اور 1 سال ہم کوشش کرتے رہے. اس کے بعد 2019-2020 کا الیکشن آیا تو اس میں میٹل کی طرف سے مجھے ریپرزنٹیشن کا موقع ملا, میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا, میں الیکٹ ہوا الحمدللہ. اب الیکٹ ہونے کے بعد ہماری اور میری کمیونٹی کے لوگوں کی مجھ سے جو امیدیں تھیں وہ اور زیادہ ہو گئی کہ اب تو آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع ہو گئے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب میں گیا, ہمارے 1-2 معاملات آئے تو ہمیں وہی معاملات سامنے آ رہے تھے کہ کچھ ایسے جو سابقہ صدور ہیں جو چیمبر کی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں اور اپنا قبضہ اس پہ جمائے بیٹھے ہیں, ان کی انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی ہر معاملے میں, ہر کام میں. اور چیمبر کا کوئی ڈیکورم نہیں, وہاں پہ غیر سیاسی لوگ, جو غیر کاروباری لوگ وہ بیٹھے ہیں, کھانے چل رہی ہیں, چائے چل رہی ہے, اور جو عام کاروباری ریلیونٹ لوگ ہیں وہ آنے سے کتراتے ہیں. ہم نے اس اجارہ داری کو ختم کرنے کی کوشش کی جس میں ہم ناکام ہوئے. پھر ہم نے یہ سوچا, وہاں پہ الحمدللہ ہم خیال لوگ جو ہیں وہ میرے جو ہیں وہ بیٹھے تھے, جس میں عاصم انیس سر فہرست تھے, سلیم یونس انصاری, امجد خلیل صاحب, نعیم گل صاحب, یہ ہم 13-14 کے اراؤنڈ جو ہے وہ ہم خیال لوگ تھے. 30 کا ہاؤس تھا. ہم نے ایک میٹنگ کی اور ہم نے ان ساری چیزوں پہ غور کیا کہ ان جو ہمارے سابقہ صدور ہیں, جو قائدین گروپ کے ہیں, ہمیں اختلاف رائے کا حق تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, تو ہمیں ہر اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کاروباری کمیونٹی کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلا ایشو GBC کا آیا جس میں ہم حقدار سمجھتے تھے اپنے بھائی عاصم انیس کے لیے, ہم نے اس کے لیے ووٹ دیا. لیکن وہ اتنا ناگوار گزرا ہمارے قائدین کے لیے کہ انہوں نے وہ گروپ ہی ہمیں چھوڑ کر کے, جو ہم نے 2019-2020 کا ہم نے ایک جو ہمارا مخالف گروپ تھا اس کے خلاف ہم نے کمپین کی, تقریریں کی, ان کی 40 سال ان کی 38 سال کی کارکردگی کے اوپر ہم نے باتیں کیں, تو وہ ہمارے قائدین ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس چلے گئے. ہمارے لیے یہ بڑا جو ہے وہ حیرانی کی بات تھی کہ یہ وہی قائدین ہیں جو ہمیں اس سال ہمیں جو ہے وہ کرتے تھے, انکریج کرتے تھے اور ہمیں ان کے ڈیٹے لا کے دیتے تھے کہ آپ کمپین پہ جائیں تو آپ ان کے خلاف یہ بات کریں, آپ وہ بات کریں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. تو یہ ووٹر کی تو توہین ہے کہ ایک ہم مینڈیٹ لے کر کے آئے ہیں انہی کے خلاف, اور آپ انہی کے ساتھ ہی جا کر کے بیٹھ جائیں, تو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا. تو پھر یہ حادثاتی طور پہ ہمارا گروپ سامنے آیا, اور ہمیں جب لیڈر بھاگ جائیں تو وہ ورکر کو اس کی کمان سنبھالنی پڑتی ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ بات جب یہ گروپ بنا تو سب چیمبر کے ممبران میں بلکہ پورے شہر میں یہ بات کی بازگشت تھی کہ الیکشن اس دفعہ نہیں ہونے, الیکشن نہیں ہونے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے, آپ کے ایک گروپ نے ایک اسٹرینتھ شو کی اور تھوڑے سے لوگ آگے آئے. جب تھوڑے سے لوگ آگے آئے ہیں ایک مقصد لے کے, تو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے چیمبر کے ممبران کی. وہ میرا خیال آپ کے سارے جو آپ کے ذہن میں جو چیز تھی جو آپ نے اجاگر کی, جو کہ ہم نے سلیکشن نہیں اس دفعہ ہونے دینی, اس کے لیے آپ کے سارے ممبرز رانا ناصر سے لے کے آپ کے نیچے تک جتنے ممبرز ہیں وہ اس کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے سیٹوں پہ قبضہ کرنا ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ ایک جہاد کی صورت بنی ہے اور اس جہاد میں شامل ہونا ہے. اور اس حوالے سے آپ اپنے دوسرے ممبران جو چیمبر کے ممبران ہیں ان تک اپنا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ جس جہاد کو لے کے آپ آگے آئے ہیں اس میں وہ آپ کا ساتھ دیں, کیا کہیں گے آپ ان کو؟ بالکل ایسے ہی ہے, میں اسی بات کو اسی پہ ہی آنا چاہ رہا تھا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ہمارا جب ہم نے یہ گروپ تشکیل دیا تو ہم 5-7 لوگ ہی تھے, اور ہم نے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہم ثابت قدم رہے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو, کیونکہ دیکھیں 40 سال میں یہ چیمبر کی ہسٹری میں یہ 2 ہی گروپ تھے اور یہ دونوں ہی اکٹھے ہو گئے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات تھی کہ ہم جن کے خلاف الیکشن لڑے ہیں انہی کے ساتھ ہی مینڈیٹ لے کر کے بیٹھ جائیں. ہم نے گروپ بنا لیا. پھر ہمیں جو سامنے باتیں آئیں وہ یہی آئیں کہ جی یہ تو الیکشن ہونا نہیں, یہ تو الیکشن ہو نہیں سکتا. جیسے ہسٹری, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ
चैम्बर की 40 साल की हिस्ट्री में 32 साल से इलेक्शन होती रही और सिर्फ 8 इलेक्शन हुए, जिसमें से भी 2 हमारे दौर में हुए, तो पीछे 6 रह गए। तो अब हम ना सामने आते तो यही 33 साल की हिस्ट्री हो जाती। अच्छा ताज साहब, यहाँ छोटी सी बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि जब सिलेक्शन का अमल ये चलता रहा, ये लोग अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को मौका देते रहे, सिलेक्शन होती रही, तो यकीन जाने एक वक्त ऐसा था कि एक बच्चा सा ला के इन्होंने सीट पे बिठा दिया था, तो जो मिलने के लिए आता था वो कहता था जी हमने प्रेसिडेंट को मिलना है, तो वो कहता था मैं खुद ही। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये सिलेक्शन में ये बहुत सारे इसके ड्रॉबैक हैं इस तरह फैमिलीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। अब आप ये देखें ना कि यही वजह है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। मैं अक्सर मिसाल मैंने हमेशा देता हूँ कि आप हमारे हमसाया शहर को देख लें, आप लाहौर को देख लें, सियालकोट की मिसालें हमारे सामने हैं, उन्होंने कितने काम किए हैं। आप यकीन करें कि अभी भी उनके पास करोड़ों रुपए का बजट है, जो वो डीसी को बुलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, और वो कहते हैं जी कि हमारे पास इतने पैसे हैं, आप इतने डालें और हमारा ये बताएं हम कहाँ पे लगाएं। वो इतने कामयाब हैं वो लोग, उसकी वजह है कि उनका एक जमहूरी तसलसल नहीं रुका, उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजा, तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने पहला प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लिया, उन्होंने एयरलाइन बना ली, उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया अल-शिफा, उन्होंने ड्राई पोर्ट बना लिया। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर ही नहीं आ सके। आज मैं, कल को मेरा बेटा, परसों को मेरा दोस्त, यही चीज़ें हमारी, और ये चीज़ें हमें भी ऑफ़र होती रही। जी जी। अब यकीन जानिए, ये इलेक्शन से 2 माह पहले हमारे सदर साहब मेरे पास आए और यही ऑफ़र मुझे दे करके गए। ये 3 हफ्ते पहले तक ये ऑफ़र हमारे पास मौजूद है कि आप ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं, सीट के लिए कर रहे हैं, आप आएँ, आपकी बारी है, आपकी बारियों की बात करते हैं। और जब आप इनकी तकारीर सुने आप हैरान, आप ये ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पे हमारे, मैं नाम लेना नहीं मुनासिब समझता, साबका सदूर हैं, कहते हैं जी कि मैं 20 साल का था, मैंने फलाने की उंगली पकड़ी और मुझे इतने साल लगे लीडर बनते हुए। ये कोई कारकर्दगी नहीं है। बताने की वाली बात ये है कि आप बताएं कि आपने इतने 40 सालों में आपने किया क्या इस शहर का क्राइटेरिया क्या था? आप किस चीज़ को लेके चले, मतलब वो लोग किस चीज़ को लेके चले? यही सिफारिशें, रिश्तेदारियाँ, इनके बलबूते। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, आप यकीन कीजिए कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मार्केट के लिए एक 4 माह पहले, सारे शहर को पता है, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो गया हमारा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई ऐसी, उन्होंने एक अमल किया कि जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट को करोड़ों का नुकसान हो रहा था और हमारे नज़दीक वो नाइंसाफ़ी थी। मैं स्पेशली ख़ुद कोर्ट में गया, उनके ख़िलाफ़ स्टे लेकर के आया, उनसे फ़ाइट की, उनको रियलाइज़ करवाया कि ये आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने दुरुस्त कर लिया, लेकिन ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए उनके हक़ में बयान देते रहे। अब आप ये देखिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि ये हमसे ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, वो हमसे ये बात कर चुके हैं, और नो डाउट हो जाती है जब आप काम करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इनके अपने ज़ाती मुफादात हैं, अपने ज़ाती ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ नहीं बने ये लोग फिर उन्हीं की आवाज़ बने। मतलब ये माइंडसेट बेसिकली आपका, आप इससे आप देख सकते हैं ना कि हाँ, ये इन लोगों ने चैम्बर को इस्तेमाल किया ही अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाने के लिए। और बिज़नेस कम्युनिटी आप देखें कि सनती हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से तीसरा बड़ा शहर है गुजरांवाला। अगर मैं मेटल की बात करूं तो 7% बजट का, टोटल बजट का 7% हमारे नॉन फेरस वाले हम लोग देते हैं टोटल बजट का। लेकिन बदले में हमें क्या दिया? बदले में मांगने वाला ही कोई नहीं है। मांगने का तरीका भी होता है ना जी, प्लेटफॉर्म ही सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्लेटफॉर्म ही है। ये ऐसा टैंक है जिसके अंदर हमने एक टैक्सी ड्राइवर को बिठा दिया ला करके, जिसको वो चलाना ही नहीं आता। तो ये वो चीज़ें हैं। हमने अब देखें, हम गवर्नर साहब से 2-3 हफ्ते पहले, 3 माह पहले मिल कर के आए। यहाँ पे मेटल प्रोसेसिंग जोन, इन्वायरमेंट का मसला इस शहर का बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया का बहुत, क्लाइमेट चेंज का एक भी इशू है। हमने उस पर एक इब्तदा की है जो हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमने 200 एकड़ एक जगह का हम देख रहे हैं, उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वहाँ पे मेटल प्रोसेसिंग का हमारा प्लान है, ड्राई पोर्ट का हमारा प्लान है। इस तरह के बहुत ज़्यादा, आप देखें लूम सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, 2 साल से उनके सेल टैक्स के इश्यूज़ हैं, उनके बिजली के बिलों के इश्यूज़ हैं, और हमारे जो इस टाइम के करंट प्रेसिडेंट हैं वो लूम सेक्टर से ही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी परफॉर्मेंस का, कि जिस सेक्टर का प्रेसिडेंट है वो अपने सेक्टर को का ही मुदावा दुखों का नहीं कर सका, तो बाकी लोगों का क्या कर सकता है? बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि अब क्योंकि टाइम आपके लिए, आपके पास भी शॉर्ट है, तो इस आप गुफ्तगू को हम वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे।
आप जो मकासद लेके आए हैं सामने, और आपकी पूरी टीम बड़ी एनर्जेटिक टीम है आपके साथ, और बड़ी हमारी अच्छी तवक्कुआत है आप सबसे। क्या आप कहना चाहेंगे अपने चैम्बर के मेंबरान को, चैम्बर के वोटर्स को? मैं अपने मुअज़्ज़ज़ चैम्बर मेंबरान से यही कहना चाहता हूँ कि ये चैम्बर एक ऐसा इदारा, मोतबर और मुक़द्दस इदारा है जो बेसिकली आप लोगों के मसाइल के हल के लिए बना है। आप लोग देखें, हम लोग अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अपने ज़ाती ताल्लुकात किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी सहाफ़ी से, इन सारी चीज़ों से हम तवक्को तब अब रखते हैं और रिलेशन बनाते हैं ये सोच के साथ कि हमारे कारोबारी मसाइल अगर कोई कल होंगे तो उसका हल हमें इनसे मिलेगा। तो जो हमारे पास हमारा इमीडिएट फोरम है, जो इतना बड़ा इदारा हमें मिला हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको रिकॉग्नाइज़ करती है, हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते। हमने अपने लिए, अपनी आइंदा वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर हम नहीं निकलेंगे, देखें एक नारा लगा था 1933 में, नाउ और नेवर का, ये वही नारा है कि अगर आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आप मेरी तमाम वोटर्स हजरात से ये गुजारिश है कि अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमारा साथ दें, अपना साथ दें। हम में कोई लीडर नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैं हूँ, आसम अनीस साहब हैं, राना नासिर साहब हैं, आमिर रहमान साहब हैं, हमारे अमजद खलील साहब हैं, नईम गिल साहब हैं, लंबी फहरिस्त है, चोई वसीम साहब हैं। ये लंबी फहरिस्त है जो कि जिनके माजी बेदाग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर किसी ने अपनी अपनी फील्ड के अंदर कारनामे किए हैं, लोगों के लिए काम किया है। ये आप लोगों के लिए ही आप लोग हमारे साथ आइए, इस जहाद में अपना हिस्सा डालिए, और हम इन कब्ज़ा माफिया से, इस चैम्बर्स, इन अजारादारों से इस चैम्बर की जान छुड़वाएं ताकि ये हमारे और हमारे बच्चों के काम आ सके। हम वोटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके माजी की तरफ देखें, हमारी तरफ देखें, अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखें, और इस जहाद में हिस्सा डालें। नाज़रीन, आज की इस शाम में हमारे साथ मौजूद अताब फरीद साहब, उन्होंने खूबसूरत बातें की इलेक्शन के हवाले से। जो प्लेटफॉर्म है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इसमें सब लोग एक जैसे हैं। आज कोई इधर है, कोई इधर है, कल आने वाले वक्त में ये सब लोग इकट्ठे होंगे। ये सभी लोग समुंदर की उन लहरों की तरह हैं जो ज़ोर से आती हैं, आपस में टकराती हैं, फिर एक हो जाती हैं। इन सब ने एक होना है, और मैं समझता हूँ कि ये लोग जिस तरीके से, जिस सब्र के साथ अपने जज्बात को कंट्रोल किए हुए ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यकीनन कामयाबी और फतह इनकी होगी। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।